नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे उपसर्ग और उपसर्गों की रूपरेखाएं तय की थी, उपसर्ग की परिभाषा समझी थी, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में पढ़ा था। और उपसर्ग मूलतः संस्कृत के जो उपसर्ग जो हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं तत्सम उपसर्ग, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मूलतः जो तत्सम उपसर्ग होते हैं उनके बारे में पढ़ाया था, बताया था कि मूलतः 22 उपसर्ग होते हैं और होते कौन कौन से हैं, इस चीज़ को भी हमने बताया था पूर्व की वीडियो में, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम एक एक करके इन प्रत्येक उपसर्गों को पढ़ते हैं, उनके अर्थों तक पहुंचते हैं और उपसर्ग को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि पान 10वीं में पढ़ता है, तो पान पै के मैंने बताए थे कितने उपसर्ग, 4 उपसर्ग। तो एक एक करके पहले पै के उपसर्गों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद में हम ए उपसर्गों को पढ़ते हैं जिनकी शुरुआत ऐसे होती है। तो देखो, पढ़ना किस हिसाब से है, पढ़ना कैसे है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, एक पै क्या होता है, उपसर्ग, सॉरी ये प्रै क्या है, उपसर्ग। प्रै का अर्थ क्या होता है, क्या कोई प्रै का अर्थ होता है? प्रै उपसर्ग का कोई भी अर्थ नहीं होता। मूलतः जो उपसर्ग होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता, वो किसी शब्द के साथ लगकर अपना अर्थ में परिवर्तन करा देते हैं। किसी शब्द में तो वो विशेषता ला देते हैं, किसी में गिरावट ला देते हैं, किसी को उस शब्द को हीन बोध करा देते हैं और या किसी में एक नए शब्द का ही निर्माण कर देते हैं। तो ये मुख्यतः इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन मूलतः उन शब्दों के साथ लग जाने के बाद इनका अर्थ विकसित हो जाता है। जैसे प्रै, प्रै का अर्थ क्या होता है? प्रै का अर्थ होता है आगे। क्या होता है? आगे, अधिक या विशिष्ट। अब ये उन शब्दों का क्या कराएंगे, योग कराएंगे। क्या कराएंगे? योग। अब मूलतः उन शब्दों में प्रै उपसर्ग लगेगा, या तो उस शब्द की वो विशेषता बताएंगे या उस शब्द में वो परिवर्तन कराएंगे या एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। जैसे मैं एक बंध शब्द लेता हूं, बंध, तो बंध का अर्थ होता है बंधना और इसके आगे प्रै उपसर्ग लगाता हूं तो क्या हो गया, प्रबंध। क्या हुआ, प्रबंध। तो प्रबंध में कौन सा उपसर्ग है, प्रै। ऐसे ही देखो, मैं एक शब्द लिखता हूं प्रारब्ध। क्या लिखता हूं, प्रारब्ध। और पिछली वीडियो में मैंने इस चीज को बताया था कि जो पूर्णतः उपसर्ग युक्त शब्द हो, उपसर्ग युक्त जो शब्द होता है उसमें संयोग भी हो सकता है, संधि भी हो सकती है, सामासिक पद भी हो सकता है। तो मूलतः जैसे जिसमें संयोग रहेगा उसमें तो प्रै उपसर्ग अलग ही रहेगा, और जिसमें संयोग ना होके संधि हो सकती है तो उसमें कोई ना कोई स्वर का उसमें मेल रहेगा। तो जैसे प्रारब्ध किससे मिलकर बना है, प्रै प्लस आरब्ध से। क्या बना है, प्रै प्लस आरब्ध से। तो प्रै, आरब्ध का अर्थ होता है पूर्व जन्म की जो यादें होती हैं, तो प्रै का अर्थ होता है विशेष, पूर्व जन्म की जो विशेष यादें होती हैं वो क्या कहलाता है, प्रारब्ध। तो पूछ लिया जाए कि प्रारब्ध शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रै उपसर्ग है। ऐसे ही देखो, जैसे प्रगति, तो गति क्या है, इनमें मूल शब्द है, प्रै क्या है, उपसर्ग है। ऐसे देखो, जैसे प्रबल, बल क्या है इसमें, मूल शब्द, और प्रै क्या है इसमें, उपसर्ग। ऐसे देखो, प्राचार्य, प्राचार्य क्या होता है, प्राचार्य। ऐसे ही देखो, प्रयोग, ऐसे ही क्या होता है, प्रयोग। तो देखो, अब प्रै उपसर्ग कहाँ कहाँ है, इस चीज को समझना। अलग जहां संयोग हो रहा है वो तो अलग ही दिखाई देगा, यहां भी संयोग हो रहा है अलग दिखाई दे रहा है, यहां भी अलग दिखाई दे रहा है, यहां भी अलग दिखाई दे रहा है। और मुख्य रूप से यहाँ प्राचार्य में और प्रारब्ध में किसी ना किसी मूल शब्द में वो जुड़े हुए हैं। जैसे देखो, प्रै प्लस आचार्य, तो प्रै क्या है इसमें, उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसी शब्द के साथ लगकर उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उस शब्द की हीनता प्रकट करवा देते हैं या एक नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसे ये पहला उपसर्ग था, कौन सा, प्रै। प्रै उपसर्ग को मूलतः इस तरीके से समझा जाएगा। प्रै उपसर्ग संयोग से तो कब समझा जाएगा और संधि से कब समझा जाएगा, इस चीज को याद रखना। अब अगला दूसरा उपसर्ग पढ़ते हैं, पै के ही दूसरा उपसर्ग है परी।
क्या है? परि। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। या इसका एक अर्थ और होता है जिसका नाम है विपरीत। क्या? विपरीत। चारों ओर या विपरीत, सॉरी विपरीत नहीं, इसका अर्थ होगा पास, जो नजदीक, जैसे पर्यावरण जो होता है। आप देखो जैसे इनके मूल शब्द कैसे पहचानोगे? क्या परि उपसर्ग में भी कोई संयोग या संधि होती है? हाँ, मूलतः दोनों प्रक्रियाएं होती हैं इनमें भी। देखो अब इधर ध्यान दो, जैसे मैंने लिखा परीक्षा शब्द, क्या लिखा? परीक्षा। अब देखो कैसे पहचानोगे कि इस परीक्षा में ये परि उपसर्ग है। अब एक चीज याद रखना, परि जो उपसर्ग है इसमें मूलतः छोटी ई का प्रयोग किया जाता है, और कोई भी उपसर्ग हो उनमें हमेशा छोटे स्वर का ही प्रयोग किया जाएगा, मात्राओं का। वैसे तो आबिक उपसर्ग होता है वो दीर्घ होता है का, जैसे ई हुआ बड़ी ई में से छोटी ई का, ऊ हुआ बड़ी ऊ, बड़े ऊ हुआ, उसमें भी छोटे ऊ का प्रयोग किया जाता है। तो उपसर्ग हमेशा छोटों का प्रयोग किया जाता है, बड़ों का नहीं। तो देखो परीक्षा में अब क्या है? परि क्या है? उपसर्ग। संधि विच्छेद क्या? परि प्लस इच्छा। इच्छा का अर्थ होता है देखने वाला, जो चारों ओर को देखने वाला होता है। चारों ओर की देख के जो एग्जाम जो पास करता है वही क्या कहलाता है? परीक्षा। अब इच्छा का अर्थ भी यहाँ से गायब हो गया और परि का अर्थ भी दोनों का गायब हो गया। एक नए शब्द का निर्माण हो गया, किसका? परीक्षा का। ऐसे ही देखो जैसे मैं शब्द लूं अगला परिक्रमा, क्या कोई यहाँ संधि है? नहीं। क्यों? अलग ही एक दिखाई दे रहा है उपसर्ग, कौन सा? परि। ऐसे ही मैं एक शब्द और लूं जैसे परिकल्पना। कल्पना तो इसमें क्या है? मूल शब्द है। कल्पना क्या है? इसमें मूल शब्द है। और परि क्या है? इसमें उपसर्ग है। जैसे ही देखो मैं एक शब्द लूं परिष्कार, कौन सा? परिष्कार। तो परिष्कार शब्द में भी संधि है, परिधन कार, मूलतः व्यंजन संधि है परिष्कार में, बताएंगे जब संधियां पढ़ाएंगे तब। ऐसे ही देखो जैसे पर्यूषण, क्या है? पर्यूषण। अभी पर्यूषण में भी यण संधि है और परि उपसर्ग से मिलकर बना है, परि प्लस उषण। ऐसे ही देखो जैसे पर्यावरण, तो पर्यावरण में भी परि उपसर्ग है और आवरण एक शब्द है और आवरण में भी आ उपसर्ग है और वर्ण इसमें मूल शब्द है। तो ये तो थे नंबर 2। कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग। तो परि उपसर्गों को ऐसे समझना है। और अब अगला उपसर्ग पढ़ते हैं, कौन सा? प्रति। कौन सा उपसर्ग? प्रति उपसर्ग। तो प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? देखो प्रति का अर्थ होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत होता है। इसका अर्थ विपरीत प्रत्येक होता है। विपरीत प्रत्येक या चारों ओर होता है, जो चारों ओर हो, विपरीत हो, प्रत्येक हो, तो ये होते हैं प्रति उपसर्ग। तो अब इनको भी समझते हैं, क्या इनमें भी संधि और संयोग होती है? अधिकतर उपसर्गों में संधि और संयोग या सामासिक दोनों तीनों प्रक्रियाएं चलती हैं। तो जैसे मैं शब्द लूं प्रतीक्षा, क्या लिया? प्रतीक्षा। क्या इसमें संधि युक्त है या संयोग युक्त है? संधि युक्त है। क्यों? बड़ी ती आया है, छोटी ती करेंगे तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे देखो प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या हुआ? प्रतिदिन। जैसे देखो प्रतिकूल, प्रतिकूल। प्रत्याशी, क्या प्रत्याशी में भी संधि है? हाँ, यण संधि है, इसमें भी पढ़ेंगे। जैसे अपन यण संधि पढ़ाएंगे तो और अधिक विस्तृत रूप से इसका पता चलेगा कि ये कैसी होती हैं संधियां, इनमें उपसर्ग कैसे निकाले जाते हैं। ऐसे ही देखो अगला है प्रतीक। कौन सा है? प्रतीक। और एक ऐसा ही एक उपसर्ग और है प्रतिभा। प्रतिभा, प्रति प्लस भा। भा मूल शब्द है, भा का अर्थ होता है चमकना। देखिए जो चारों ओर चमके वही क्या होगी? प्रतिभा होगी। तो मूलतः ये उपसर्ग इनमें प्रति उपसर्ग है, मूल शब्द इनमें इच्छा है, इसमें दिन है, इसमें कूल है, इसमें आसी है, इसमें इक है, प्रति प्लस इक, और इसमें भा क्या है? यहाँ पर मूल शब्द है। ऐसे ही अगला उपसर्ग है पै का परा। अब परा का अर्थ क्या होता है? परा का अर्थ होता है दूर भी हो जाता है किसी शब्द के साथ लगने के बाद, उल्टा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। तो क्या होगा? दूर, उल्टा या कम। तो मूलतः इनके अर्थ होते हैं ये। वैसे परा का अर्थ कुछ नहीं होता है, लेकिन शब्द में लग जाने के बाद परा का अर्थ दूर भी हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है और कम भी हो जाता है, या कम से जो हो जाता है। देखो जैसे अपन शब्द लिखते हैं और उपसर्ग युक्त लिखते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा पराजय। क्या लिखा? पराजय।
तो देखो पराजय क्या है यहाँ, पराजय, तो पराजय के क्या है, जय, जय से जो विपरीत बात हो गई हो वो क्या होता है, पराजय। उल्टा कार्य हो गया तो वो क्या हो जाएगा, पराजय। जैसे पराक्रम, पराक्रम, तो ये भी क्या है, पराक्रम। अब परा इसमें उपसर्ग है, क्रम जो क्रम से विपरीत है या अलग है, पराक्रम। ऐसे ही देखो पराभव, पराभव, भाव का अर्थ होता है चमकना, पराभव जो विपरीत स्थिति से चमके वो होता है पराभव। अब इनके मैं ऊपर लिख देता हूँ इनके एक दो एग्जाम्पल और, देखो परा के, अब परा के एग्जाम्पल को समझना एक दो को और, जैसे पराजय को पढ़ा, पराक्रम को पढ़ा, पराभव को पढ़ा, परावर्तन को पढ़ा और परावर्तन, और जैसे एक और पराविद्या। अब इन उपसर्गों को पढ़ा आपने। अब क्या परावर्तन शब्द में संधि है, हाँ संधि है। वर्तन कोई मूल शब्द नहीं होता, परा प्लस जैसे ही संधि करेंगे आवर्तन होगा, चारों ओर का जो आवरण है परावर्तन। ऐसे ही परावर्तन का अर्थ बदलाव होता है। पराविद्या ऐसी विद्या जो दूसरी विद्या कहलाती है, दूसरी विद्या को पराविद्या कहा जाता है, जादू टोने वाली विद्या को, तो वो होती है पराविद्या। तो ऐसे ही ये पै के ये उपसर्ग थे मुख्यतः चार, प्र, परि, प्रति और परा। अब इनका एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, समझना। देखो प्र का अर्थ क्या होता है, आगे, अधिक या विशिष्ट। अब इनमें मूल शब्दों में वो लगते हैं हमेशा, तो इसमें मूल शब्द कौन सा है, बंद, और बंद में प्र लगा, प्रबंध। ऐसे ही इसमें मूल शब्द कौन सा है, आरब्ध, तो आरब्ध में लगा, देखो मूल शब्द पूछे प्रारब्ध में तो प्र उपसर्ग भी है, और अब आरब्ध में भी आ उपसर्ग है, आ प्लस रब्द, आ प्लस रब्द, तो रब्द मूल शब्द है, आ भी एक उपसर्ग है। ऐसे ही देखो प्रगति में गति मूल शब्द है, प्रबल में बल मूल शब्द है, प्राचार्य में प्र प्लस आचार्य, आचार्य मूल शब्द है, प्रयोग में योग मूल शब्द है। ऐसे ही परीक्षा में इच्छा मूल शब्द है, परीक्षा में, परिक्रमा में क्रमा मूल शब्द है, परिकल्पना में कल्पना मूल शब्द है, परिष्कार में कार मूल शब्द है, पर्यूषण में उष्ण मूल शब्द है, उष्ण, ठीक है, दीर्घ है तो दीर्घ रूप उष्ण। ऐसे ही पर्यावरण में आवरण मूल शब्द है। अब इसमें भी दो उपसर्ग हैं, परी के बाद आ, और इसके बाद इसमें एक और मूल शब्द है, कौन सा, वर्ण। तो दो उपसर्ग परी, आ और वर्ण। तो मूलतः दो उपसर्ग के बाद वर्ण इसमें मूल शब्द है। तो ऐसे प्रतीक्षा में भी इच्छा मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग है, दिन मूल शब्द है, कूल क्या है, मूल शब्द है, प्रत्याशी आसी मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग है, प्रतीक में इक मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग है। ऐसे प्रतिभा में प्रति उपसर्ग है और भा मूल शब्द है, भा का चमकना होता है। पराजय परा मूल शब्द है और जय, परा उपसर्ग है और जय मूल शब्द है। पराक्रम में परा उपसर्ग है और क्रम मूल शब्द है। ऐसे ही पराभव में परा उपसर्ग और भव मूल शब्द है। तो ये तो पढ़े अपन ने किसके, मुख्यतः प्र के, किसके, पै के पढ़े। प्र में प्र, परि, प्रति, परा, चार उपसर्गों को पढ़ चुके हैं। ये मुख्यतः सारे के सारे तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम होते हैं, इसी वजह से इनको तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। याद रखना, इनका स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो, या दोबारा से सुन के को फिर अपनी नोटबुक में इसको लिख भी सकते हो और सही तरीके से इनको रिवाइज करो और इसका या स्क्रीनशॉट लो। अब आगे पढ़ते हैं अपन ऐसे बनने वाले प्रत्येक उपसर्गों के बारे में। तो देखो अब आगे ऐसे कितने उपसर्ग बताए थे, ऐसे मूलतः कितने उपसर्ग होते हैं, ऐसे मूलतः 7 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं, 7। अब वो होते कौन कौन से हैं, एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहले एक उपसर्ग लेते हैं अप। कौन सा लेते हैं, अप। अप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत। क्या अर्थ होता है, बुरा या विपरीत। तो अर्थ होता है आपका बुरा या विपरीत। तो एक चीज तो ये याद रखना, आपका मूलतः कोई अर्थ नहीं, लेकिन किसी शब्द के साथ लगकर ये अपना अर्थ दर्शा देते हैं, बता देते हैं। जैसे मैं लिखूं अपकार, अपशकुन, शकुन या सगुन, अपशगुन, सगुन होता है अपशकुन या सगुन, सगुन, अपशगुन। जैसे अपमान,
अपयश, यश से जो विपरीत है अपयश, जैसे अपेक्षा। अब अपेक्षा में क्या कोई क्या यहाँ पर अप अलग दिखाई दे रहा है? अप में एक स्वर की मात्रा है। जैसे एक और लिखूं मैं अपभ्रंश, कौन सा? अपभ्रंश। तो यहाँ पर तो अलग ही दिखाई दे रहा है अप, तो इनमें अपकार, अपसगुन, अपमान, अपयश, अपेक्षा, अपभ्रंश। तो यहाँ पर आप अलग दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें स्वर की मात्रा है, इस वजह से इसमें संधि हो सकती है, संयोग नहीं। संयोग तो अलग अलग ही जुड़ के मिले होंगे, संधि में परिवर्तन होगा। तो आप प्लस इच्छा, इसमें गुण संधि होगी, गुण संधि के साथ फिर पढ़ेंगे इसको दोबारा से। तो ये होता है कौन सा उपसर्ग? अप उपसर्ग। तो आपका अर्थ क्या हुआ? बुरा या विपरीत हुआ। क्या हुआ? बुरा या विपरीत। जैसे ही अब नंबर 2 पे पढ़ेंगे कौन सा उपसर्ग? आओ। कौन सा उपसर्ग पढ़ेंगे? आओ। तो देखो आओ उपसर्ग का अर्थ भी क्या होता है? आओ का अर्थ भी वही होता है, किसी शब्द के साथ लग जाने के बाद बुरा का बोध कराता है, हीन का, कमजोर का बोध कराता है, अभाव का, किसी चीज के अभाव का बोध कराते हैं। वो सब क्या हो जाएंगे? ये इसी मूल शब्द के साथ लगकर उनका बोध करा देते हैं। जैसे मैं शब्द लिखूं अवनति, अवगुण, जैसे शब्द लिखे जाएं अवनति, अवगुण, अवरोध, अवनति, अवगुण, अवनति, अवगुण, अवरोध, अवगुंठन, अवगुंठन। जैसे अब इनमें क्या कोई यहाँ तक कोई संधि है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो अलग ही दिखाई दे रहे हैं। आओ 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 आओ। आप लिखूं मैं जैसे अवाप्ति, क्या यहाँ पर कोई संधि हो सकती है? हो सकती है। क्यों? आओ स्पष्ट अलग नहीं आया, तो इसमें क्या हो जाएगी? संधि। आओ प्लस आपती, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे मैं एक शब्द और लिखूं अवमानना, तो इसमें भी क्या है? संयोग है। ठीक है, अवमानना का नोटिस दे दिया गया है उसे। तो अव का अर्थ होता है जो जिस बात को नहीं मानता, जिस बात का उसमें अभाव है, जिस बात के लिए वो बुरे हैं, इस वजह से उनको अवमानना का नोटिस दिया जाता है। तो मानना क्या है? मूल शब्द। अब ऐसे ही 2 उपसर्ग हुए ए के, अप और आओ, अप और आओ। जैसे ही एक उपसर्ग और पढ़ते हैं नंबर 3। नंबर 3 उपसर्ग है कौन सा? अति। तो अति का अर्थ क्या होता है? अति का अर्थ होता है क्या? अधिक या ज्यादा। क्या होता है? अधिक या ज्यादा। जैसे नहीं कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा अति हो गई, आपने बहुत ज्यादा बोला, अब बस बहुत बोल लिए आप, तो ऐसे होगा अति। तो अति देखते हैं, अति में भी क्या संधि और संयोग? हाँ, मूलतः संधि और संयोग दोनों में होती, इनमें अति उपसर्ग में भी होती है। तो अब मूलतः पढ़ेंगे अति। अब जैसे अति उपसर्ग के मैं लिखता हूं शब्द, जैसे मैंने शब्द लिखे अतिवृष्टि। क्या लिखा? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि के बाद में लिखा मैंने शब्द अत्याचार। क्या लिखा? अत्याचार। अतिवृष्टि, अत्याचार, अत्यंत, अत्यंत, अतिक्रमण, अतिक्रमण, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, अतीव, अतीत, अत्याधुनिक, अत्याधुनिक। अब देखो इधर अतिवृष्टि, यहाँ क्या कोई संधि हो सकती है? अत्याचार में हो सकती है। ए अलग आया है, तय आया है। अब देखो एक चीज याद रखना, अगर ए के बाद तय आधा है तो समझ जाना वो अति उपसर्ग होता है। ए उपसर्ग वहां नहीं होता है, याद रखना। ए नहीं है, यहाँ पर क्या है? अति है। यहाँ पर ये यण संधि है, इस वजह से यहाँ अति उपसर्ग है। पढ़ेंगे तब बताएंगे यण संधि में कि ये कैसे क्यों होता है। ऐसे ही देखो अति, ऐसे ही इसमें क्या है? अति। ऐसे ही अब इसमें तो कौन सी संधि है? दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। अति प्लस यू, अति प्लस ईत, तो अति प्लस आधुनिक। तो इसमें भी क्या है? यण संधि है। तो ये यण संधियों के, ये मुख्यतः संयोग के, ये दीर्घ संधि की कहानी है। तो मुख्य रूप से ये उपसर्ग होता है कौन सा? अति। अब अगला एक उपसर्ग है कौन सा? अभी। क्या है नंबर 4 पे? अभी। तो मुख्यतः कितने उपसर्ग बताए थे?
ए के कितने 7, कितने बताए थे 7, 3 पढ़े। अब नंबर 4 पे पढ़ते हैं अभी। अभी का अर्थ होता है क्या? सामने। क्या अर्थ होता है अभी का? सामने या पास। अब ये शब्द में आएंगे और अपना बोध कराएंगे सामने या पास का। देखो जैसे कहते हैं कि एक तो मुख, मुख क्या है? मूल शब्द है, और मुख के बाद में अगर अपन अभी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वो अभिमुख। तो देखो अभिमुख, मेरे मुख के सामने जो बात है वो क्या है? अभिमुख। ऐसे ही जैसे आगे पढ़ते हैं अभिभाषण। देखो भाषण तो दिया जाता है, जो मुख्यतः पढ़ के दिया जाता है ना, मौखिक जो भाषण होता है उसे अभिभाषण बोलते हैं। तो भाषण इसमें क्या है? मूल शब्द है। ऐसे ही देखो जैसे अभिषेक, अब अभिषेक में संधि है, अभि प्लस सेक व्यंजन संधि है। ऐसे ही देखो जैसे आगे एक शब्द लिखा अभ्यर्थी, क्या लिखा? अभ्यर्थी। तो अभि प्लस अर्थी, तो इसमें भी क्या है? अभ्यर्थी में भी एक संधि है, अभि उपसर्ग है। ऐसे ही जैसे आगे एक शब्द और लिखा अभिष्ट, तो अभी, अब यहाँ पर पता नहीं छोटा होना चाहिए अभी उपसर्ग में, लेकिन यहाँ क्या है? बड़ा। बड़ा होते हमें पता लग जाएगा कि इसमें क्या है? संयोग ना होके संधि है। तो अभी प्लस इष्ट। तो ऐसे नंबर 4, ये 4 उपसर्ग हुए किसके? ए के। अप, बुरा, विपरीत, और इसका अर्थ होता है मूल शब्दों में लगने के बाद बुरा या विपरीत। देखो कार इसमें मूल शब्द है, अप लगा तो अपकार हो जाएगा, कार्य करना, अपकार बुरा कार्य करना। जैसे अपशगुन, अपशगुन होता है अच्छा कार्य, अपशगुन हो गया बुरा कार्य हो गया। अपमान, एक मान सम्मान होता है, उसका अप कर दिया, बुरा कर दिया, अपमान हो गया। एक यश होता है, प्रसिद्धि होती है, एक उसका लिए विपरीत कार्य हो जाए वो क्या होगा? अपयश होगा। तो इसमें अपयश। जैसे अप प्लस इच्छा, मुख्य रूप से जिससे अपेक्षा की गई थी उसने ये कार्य नहीं किया, तो बुरी जिसकी इच्छा हो गई वो अपेक्षा। ऐसे ही अपभ्रंश, भ्रंश इसमें मूल शब्द है। जैसे ही अब आगे अव का पढ़ते हैं तो नति इसमें मूल शब्द है, गुण इसमें मूल शब्द है, रोध इसमें मूल शब्द है, मानना इसमें मूल शब्द है। ये अव प्लस आपती क्या हो जाएगा? आपती। तो आपती इसमें क्या है? मूल शब्द है। अवगुंठन, अब गुंठन का अर्थ, अवगुंठन का पूरे का अर्थ होता है घूंघट। क्या होता है? घूंघट। तो इस वजह से अव उपसर्ग है, गुंठन एक मूल शब्द है। ऐसे ही देखो अब अति, अति का अर्थ होता है अधिक या ज्यादा। तो देखो वृष्टि, वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा, जहां ज्यादा वर्षा हो जाए अति, अति का अर्थ क्या हो गया? अधिक या ज्यादा, अतिवृष्टि। अत्याचार, ऐसा आचार, आचार का अर्थ होता है आचरण, आचरण, जहां पर आचरण बुरा हो जाए वो क्या होगा? अत्याचार। ठीक है, जहां पर अत्याचार उसका बुरा आचरण हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, उसका अत्याचार। अत्यंत, तो अति प्लस अंत, तो इसमें अंत मूल शब्द है। जैसे ही अतिक्रमण में क्रमण मूल शब्द है, ऐसे ही अत्यावश्यक में आवश्यक क्या है? मूल शब्द है। ऐसे ही अतियु में अयु मूल शब्द है। ऐसे ही अतीत में इत मूल शब्द है। ऐसे ही अत्याधुनिक में आधुनिक क्या है? मूल शब्द है। ऐसे ही देखो अब नंबर 4 पे कौन सा उपसर्ग है? अभी। अभी का अर्थ होता है सामने या पास। तो देखो इसमें मुख क्या है? मूल शब्द। भाषण क्या है? मूल शब्द। सेक क्या है यहाँ पर? मूल शब्द। ये सेक होगा मूल शब्द। ठीक है, जो मुख्य रूप से जो पानी का देवताओं के ऊपर जो श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है वही होता है ये अभिषेक। तो अभ्यर्थी में अभी प्लस अर्थी इसमें मूल शब्द है। अर्थी का अर्थ होता है यहाँ जानने वाला, अर्थी का अर्थ होता है जानने वाला, पहचानने वाला, सीखने वाला। तो ये अर्थी होगी यहाँ पर। अभिष्ट, इष्ट का अर्थ होता है प्रिय। अब प्रिय, ये इष्ट क्या है? यहाँ पर मूल शब्द है। तो इस चीज को याद रखना। नंबर 4 उपसर्गों तक पढ़ चुके हैं अपन। 4 वहां पढ़े थे, 4 ये हो गए, कुल कितने? 8। अभी अ उपसर्ग के 3 मुख्यतः शेष हैं, वो भी पढ़ते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लो। अब आगे चलते हैं अगले नंबर 5 उपसर्गों पर। तो नंबर 5वां उपसर्ग अ का कौन सा है? वैसे मुख्यतः क्रम से नंबर 9 रहेगा, अब 5वां। देखो इधर नंबर 5। नंबर 5 उपसर्ग है जिसका नाम है अ उपसर्ग में अनु। क्या है? अनु। तो देखो अनु, अनु का अर्थ क्या होता है? अनु उपसर्ग, अनु का अर्थ होता है पीछे।
क्या अर्थ होता है अनु का? पीछे। कई जगह ये पीछे का बोध करा देता है, कई जगह समान का बोध करा देता है कि बराबर। ठीक है, तो कई जगह पीछे का बोध करा देता है, कई जगह समान का बोध करा देता है। जैसे अब मैं एक शब्द लेता हूं जय। क्या लिया मैंने? एक शब्द जय, और जय के पीछे मैंने आगे अनु उपसर्ग जोड़ा। देखो जैसे अनुज, देखो अनुज, जय का अर्थ होता है यहाँ जन्म लेने वाला, अ का अर्थ होता है पीछे। जैसे अपने पीछे जो जन्म लेता है वो अपना क्या होता है? अनुज। जैसे दो भाइयों में सेकंड नंबर का भाई क्या कहलाएगा? बड़े वाले भाई का अनुज, कि उसके पीछे जन्म लेता है, इस वजह से उसका क्या है? अनुज। अग्रज जो छोटे वाले से बड़े का बोध कराता है वो अग्रज कहलाता है। तो जय मूल शब्द, अनु क्या है? उपसर्ग। तो अनु का अर्थ क्या हुआ? पीछे। जैसे देखो अनुचर, अनुचर पीछे पीछे चलने वाला। अनुगामी वही पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे जो चलते हैं वो क्या कहलाएगा? अनुगामी। जैसे देखो अनुकृति, जो कृति पहले की गई है उसी की कृति करना। जैसे मैं कहूं अन्वय, मैं कहूं अन्वेषण, आगे बताऊं अन्वीक्षा, तो ये क्या है? क्या है ये? मुख्य रूप से देखो यहां तो अलग ही दिखाई दे रहे हैं, अनु 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 अनु, यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मुख्यतः अब इनमें क्या है? संधि है। तो संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद के बाद अनु प्लस अ, अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस इच्छा। तो यहां तक ये क्या हो जाएगी? यहां तक तो अब इनमें अनु उपसर्ग है, लेकिन इनमें क्या है? संधियां हैं। अब जैसे मैं शब्द लिखूं अनुदित, क्या लिखा मैंने? अनुदित। तो अनुदित में अब क्या है? अनु उपसर्ग है और उदित मूल शब्द है। तो ये पढ़े नंबर 5। पांचवा कौन सा उपसर्ग है? अनु। अब नंबर 6 पे पढ़ते हैं। नंबर 6 उपसर्ग कितने पढ़ चुके थे अपन? 5। अब नंबर 6 पे आता है कौन सा? अपी। अपी का अर्थ क्या होता है? अपी का अर्थ होता है भी, जहां तक भी वो बात है। तो मुख्य रूप से इनके शब्द होते हैं जैसे अपितु, अपितु बोलते हैं ना कि अपितु में आया नहीं, आ जाना चाहिए था, उस समय तक भी मैं आ जाना चाहिए था। जैसे ही देखो अपिधान, अपिधान का अर्थ क्या होता है? वैसे अब पूछा जाए कि दान, दान का अर्थ चावल होता है, अपी का अर्थ भी, क्या चावल भी नहीं? यहाँ अपने आप दोनों अपना अर्थ बदल लेते हैं। तो क्या हो जाता है इसका अर्थ? ढक्कन। ऐसे ही देखो अपिहित, अपिहित का अर्थ क्या होता है? अपिहित। देखो अपि उपसर्ग हित, हित का अर्थ क्या होता है? हित। हित का अर्थ होता है भला, भला भी। क्या इनका ये अर्थ हुआ? नहीं। तो ऐसे ही ये एक नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं। तो अपिधान का अर्थ तो क्या है? ढक्कन। और अपिहित का अर्थ क्या है? ढका हुआ। तो ढका हुआ। ठीक है, तो ये मुख्यतः इस प्रकार से अपि उपसर्ग है। नंबर 6 पे अपि का अर्थ मूलतः भी होता है किसी के शब्द के साथ जुड़ने पर, लेकिन वो एक नए शब्द का भी निर्माण कर देते हैं। तो ये था। अब हम अ के अंतर्गत आने वाला 7वां उपसर्ग पढ़ेंगे, अधि। तो नंबर 7 उपसर्ग का नाम है अधि। अब अधि उपसर्ग, और उपसर्ग इसका अर्थ क्या होता है शब्दों के साथ जुड़ जाने के बाद? देखो अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर या अधिक। क्या होता है? ऊपर या अधिक। तो अब ऊपर या अधिक होता है, कैसे पहचानेंगे कि अधिक का अर्थ किसी शब्द के साथ लग जाने के बाद ऊपर या अधिक होता है? अब जैसे मैं शब्द लिखता हूं उनसे पता चलेगा। अपन को एक एक शब्द याद रखना है, प्रत्येक में से एक एक शब्द भी अगर याद रख लिया तो उन शब्दों के अर्थ पता चल जाएगा। पिछले एग्जामों में मुख्यतः एसटीसी के अंतर्गत आने वाले एग्जामों में भी मुख्यतः कुछ नहीं, इन उपसर्गों के अर्थ ही पूछ लिए कि अनु का अर्थ क्या होता है, अपि का अर्थ क्या होता है, अधि का अर्थ क्या होता है, प्रति का अर्थ क्या होता है। तो एक एक शब्द अगर याद रख पाएंगे तो इनके अर्थों तक भी पहुंचे पाएंगे। जैसे मैं शब्द लिखता हूं अध्यक्ष, क्या लिखा? अध्यक्ष। तो यहां से इस चीज को समझ पाए कि अध्यक्ष जो है, अब देखो अक्ष, अक्ष का अर्थ होता है आंख, और अधिक का अर्थ होता है जो अपनी आंखों के सामने, अपनी आंखों के सामने जो श्रेष्ठ होता है वही क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो अधि उपसर्ग है और अक्ष इसमें क्या है? मूल शब्द है। तो यहां से पता चला कि अधि का अर्थ क्या होता है? ऊपर या अधिक। जैसे ही और शब्द लिखते हैं, जैसे ही अध्यादेश, क्या लिखा? अध्यादेश। ऐसे ही अधिराज, अधिराज। ऐसे ही अधिसूचना, क्या लिखा? अधिसूचना। ऐसे ही जैसे शब्द लिखा अधितय का,
अब ये तय का क्या होता है इसको भी समझेंगे। जैसे अधितय का, फिर उसके बाद में जैसे अधीन, क्या अर्थ होता है अधीन, फिर उसके बाद में अधीश, उसके बाद में अधीश। अब समझो इसको, देखो अध्यक्ष, अध्यक्ष में अक्ष क्या है मूल शब्द, इसके बाद अधि क्या है उपसर्ग। क्या इनमें संयोग है या संधि है? संधि है, याद रखना। अगर अलग दिखाई दे तो यहां संयोग है, जैसे यहां संयोग है, जैसे यहां संयोग है। इन तीन में क्या है संयोग, और इन सब में क्या है संधियां हैं। क्यों? छोटा नहीं आया अधि, इस वजह से। ऐसे ही अधि प्लस आदेश क्या है यहाँ मूल शब्द है। ऐसे ही तय का क्या है यहाँ मूल शब्द है, इसमें राज मूल शब्द है, इसमें इन मूल शब्द है, अधि उपसर्ग है। ऐसे ही इसमें ईस मूल शब्द है, और ऐसे ही इसमें सूचना मूल शब्द है। तो मुख्य रूप से ये अधि उपसर्ग हुआ। और तयका का अर्थ होता है जो पहाड़ के ऊपर की भूमि होती है ना, वो तयका होता है। अधि पहाड़ के, जो पहाड़ की भूमि होती है वो तयका कहलाता है। अधि उपसर्ग लग जाने के कारण पहाड़ के ऊपर की भूमि को कहा जाता है अधितयका। तो ये याद रखना, मुख्य रूप से यहाँ संधि होने के साथ साथ यहाँ उपसर्ग भी है अधि उपसर्ग। तो अधि उपसर्ग का अर्थ अपन ने जाना, अधि का अर्थ होता है ऊपर या अधिक। तो ये ऐसे संबंधित उनके साथ के साथ उपसर्ग अपन पढ़ चुके। इससे पहले अपन ने पैसे संबंधित उनके आने वाले 4 उपसर्ग पढ़े। तो मूलतः कुल अपन अब तक 11 उपसर्ग पढ़ चुके हैं तत्सम शब्दों के, 11 ही शेष हैं। तो ये 11 तत्सम उपसर्ग कंप्लीट हुए। तो अब आगे के उपसर्गों के बारे में अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। अब तक के लिए जो पढ़ाया गया है इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो आप, या इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो ये यहाँ तक कुल 11 उपसर्ग हुए, और अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।